हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 6 लीनियर इनइक्वलिटीज, जो कि एवरेज चैप्टर है जिसमें लिमिटेड ही एक्सरसाइज हैं और क्वेश्चन भी ज़्यादा टफ नहीं है। अगर कुछ ही क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लिया जाए तो पूरा चैप्टर कंप्लीटली तरीके से समझ में आ जाता है। थ्योरी भी ज़्यादा नहीं है। तो बच्चों, हमने ये डिसाइड किया है कि इस वीडियो में हम थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। और अगर आपने ये कंप्लीट वीडियो देख ली तो आप ये समझिए कि आपको इसके बाद किसी एक्स्ट्रा चीज को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मोरल ऑफ द स्टोरी यह है कि हम थ्योरी करेंगे और थ्योरी के साथ ही उससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन हम लगभग 11-12 क्वेश्चन इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइज और एग्जाम्पल से लिए गए हैं। ठीक है ना? तो आप इस वीडियो को बेसिक से देखिए और आपको बहुत अच्छा वीडियो लगने वाला है और सब चीज आपको एक ही वीडियो में कंप्लीटली समझ में आने वाली है। भले ही वो आपका डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन हो या फिर आपकी लैंग्वेज रिलेटेड क्वेश्चन हो या आपकी डिफरेंट टाइप की इनइक्वलिटीज क्यों ना हो, सभी हम एक ही वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। लेट वी स्टार्ट द वीडियो। देखो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6 में। आपने सबसे पहले थ्योरी डिस्कस करेंगे। देखिए, चैप्टर 6 की अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको सबसे पहले चैप्टर का मतलब पता होना चाहिए, लीनियर इनइक्वलिटीज वास्तव में है क्या। देखिए, आपने 10th क्लास में चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था, या फिर आपने वर्ड इक्वेशन बहुत सुना हुआ है, फेमिलियर हो आप। इक्वेशन का मतलब होता है बच्चों मैथमेटिकल वो स्टेटमेंट जिनमें हम इक्वल का साइन इस्तेमाल करते हैं, उसको हम इक्वेशन का नाम दे देते हैं। अब अगर इक्वेशन का नहीं, इक्वल का साइन यूज ना करके अगर साइन कुछ इस तरीके का यूज हो रहा हो, कुछ इस तरीके का साइन अगर यूज हो रहा हो, तो उनको बोलते हैं बच्चों हम इनइक्वलिटीज। उनको क्या बोलते हैं हम? इनइक्वलिटीज। अगर इक्वल का साइन आ जाए तो इक्वेशन, अगर इक्वल का साइन नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, अगर ये साइन है तो हम उनके इनइक्वलिटीज नाम दे देते हैं। ठीक है ना? तो इनइक्वलिटीज की डेफिनेशन हम लोग किस तरीके से पढ़ते हैं कि कोई भी दो या दो से ज्यादा रियल नंबर हो या अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन हो, उनके बीच में अगर इन साइन का इस्तेमाल हो रहा है तो उसको कहा जाता है क्या? इनइक्वलिटीज। जैसे 5 ग्रेटर देन 3, क्लियर है? जैसे x लेस देन इक्वल्स टू 3, तो ये क्या है? ये आपका, ये भी आपकी क्या है? इनइक्वलिटीज है, और ये भी क्या है? आपकी इनइक्वलिटीज है। ठीक है ना? ये बात क्लियर हो गई। अब देखो, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप की इनइक्वलिटीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनइक्वलिटीज। ध्यान से समझना। देखो, सबसे पहली आती है आपकी नंबर 1। आप स्टडी करेंगे न्यूमेरिकल इनइक्वलिटीज। नाम से ही पता चल रहा है, न्यूमेरिकल इनइक्वलिटीज। न्यूमेरिकल इनइक्वलिटीज में वो इनइक्वलिटीज जिनमें नंबर्स का यूज होता है। जैसे ये वाली इनइक्वलिटीज आपकी क्या है? न्यूमेरिकल इनइक्वलिटीज है। ठीक है ना? जैसे 5 इज ग्रेटर देन 3, आपकी न्यूमेरिकल इनइक्वलिटी है। क्लियर है ना? दूसरा आपको समझना पड़ेगा, दूसरी इनइक्वलिटी हो जाती है आपकी लेटरल इनइक्वलिटी। लेटरल में जिसमें कि हम अलजेब्रिकल वैल्यू और नंबर्स दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं x इज लेस देन इक्वल्स टू 3, ये क्या है? लेटरल इनइक्वलिटी है। अब आपको एक और टर्म ध्यान रखना है, डबल इनइक्वलिटीज। डबल इनइक्वलिटीज, डबल इनइक्वलिटीज मतलब ऐसी इनइक्वलिटी जिसमें दो इनइक्वलिटी के सिंबल आ रहे हो। जैसे सपोज करो आपने कहा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 एंड लेस देन इक्वल्स टू 10। ठीक, तो ये क्या है? ये किसका एग्जाम्पल है? डबल इनइक्वलिटी, क्योंकि इसमें दो आ रहा है। जरूरी नहीं, आप ऐसे भी ले सकते हो। ठीक है ना? ये भी सही है। अब देखो, फोर्थ आपको ध्यान रखना है स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी। स्ट्रिक्ट नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी इनइक्वलिटी जिसमें केवल और केवल या तो ग्रेटर देन या लेस देन सिंबल का यूज हो रहा हो, इक्वल नहीं आना चाहिए। ठीक है ना? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए x इज लेस देन 3, ये स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी है। अब अगर देखो स्लैक इनइक्वलिटी की बात करें, स्लैक इनइक्वलिटीज की, तो स्लैक में ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल का साइन आता है। ठीक है ना? ये वाली बात ध्यान रखनी है। अभी आप क्या करोगे, जैसे सपोज करो x इज लेस देन इक्वल्स टू 3। ठीक है ना? अब देखो, सिक्स्थ में आपको ध्यान रखना है लीनियर इनइक्वलिटीज इन वन वेरिएबल। अगर इसकी बात करूं तो ऐसी इनइक्वलिटी जिसकी पावर 1 हो, जिसकी डिग्री 1 हो और एक ही वेरिएबल आ रहा हो। जैसे ax प्लस बी ग्रेटर देन 0
या ax प्लस बी लेस देन इक्वल्स टू 0, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ये क्या है, किसका एग्जाम्पल है, ये लीनियर इनइक्वालिटीज है और इसमें एक ही वेरिएबल आ रहा है, x ही आ रहा है, ठीक है ना। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल, ठीक है ना। जैसे सपोज करो मैं कह दूं 2x प्लस 3 लेस देन 0, तो ये क्या है, लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। इसी तरीके से लीनियर हो लेकिन इन टू वेरिएबल हो, लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल, तो उसको आप कैसे जज करोगे, ax प्लस बी वाई लेस देन इक्वल्स टू सी मान लो, या ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन 0 मान लो। मतलब आप इस तरीके से देखिए कि उसमें दो वेरिएबल का इस्तेमाल हो रहा होगा, ठीक है ना। ये सी आप इधर ले लो इधर ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ए और बी कभी भी 0 नहीं होने चाहिए, ए और बी 0 नहीं होने चाहिए, यहां पर ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है ना भाई, ठीक है। अब एक और आप ध्यान रखना कि आपका क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल, मतलब क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल मतलब क्वाड्रेटिक होना चाहिए, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन इक्वल्स टू 0। इस तरीके का एग्जांपल मान लीजिए जिसमें डिग्री कितनी हो, 2 हो, लेकिन वेरिएबल एक ही हो। ऐसे बहुत सारे टाइप बनाए जा सकते हैं, लेकिन हमें केवल और केवल लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल पढ़ना है, इन वन वेरिएबल और एंड इन टू वेरिएबल पढ़ना है, ठीक है ना। मतलब ऐसे लीनियर इनइक्वालिटीज को पढ़ना है जो वन वेरिएबल में हो या टू वेरिएबल में हो, केवल हमें उन्हीं को स्टडी करना है, ठीक है ना। अब आपको दो बातें और समझनी पड़ेंगी जो बेसिक बातें हैं, उसी पर समझने के बाद फिर आप डिफरेंट क्वेश्चंस को हैंडल कर पाओगे। पहली बात क्या है, पहली बात यह है बच्चों कि इनइक्वालिटीज में सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे सपोज करो मैंने आपसे कहा x प्लस 3 इक्वल्स टू 2 है, इसका आंसर बता दो, तो आप क्या करोगे, +3 को इधर ले जाओगे और 2 माइनस 3 x की वैल्यू -1 कह दोगे। बिल्कुल सही है। क्या आपको याद है अपने 6th-7th में इसको कैसे सॉल्व करना सीखा था? आपको याद होगा, आपने +3 है ना, तो आपके टीचर ने आपको बताया होगा कि जितनी वैल्यू यहां प्लस हो रही है उतनी ही वैल्यू को दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर दो, लेफ्ट हैंड साइड से भी राइट हैंड साइड से भी। आपको अपने पुराने दिन याद आ रहे होंगे कि आप दोनों में से 3 घटा दो, तो देखो आपने इधर से भी 3 घटा दिया और आपने इधर से भी 3 घटा दिया, तो 3 से 3 हट गया, x की वैल्यू -1। अब आप कह रहे होंगे इसमें क्या अंतर है, कोई भी अंतर नहीं है, ये बेसिक्स है और ये आप डायरेक्ट करना सीख गए हो। अब इसी पर बेस्ड मैं इनइक्वालिटीज में बातें आपसे करता हूं। देखो अगर आपसे कहा गया x प्लस 3 लेस देन 2, इसको सॉल्व करिए, तो आप क्या करेंगे, इस प्लस के 3 को राइट में ले जाएंगे, ठीक है ना। तो अब अगर आप ऐसे करना चाहते हो तो आपको -3 करना है दोनों में, अगर आप ऐसे करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट कर दो, प्लस के 3 को डायरेक्ट उधर ले जाओ, तो x इज लेस देन -1, आंसर आ गया आपका। अगली बात समझ में, ठीक है। तो एक तरीका तो आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी आप इनइक्वालिटीज में सॉल्यूशन कर रहे हो उस समय अगर कोई नंबर ऐड होगा तो दोनों तरफ, सब्ट्रैक्ट होगा तो दोनों तरफ, या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका, दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप यह है कि जब भी आपने -1 से किसी भी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया तो उस इनइक्वालिटी के साइन रिवर्स हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। -1 से या माइनस के किसी भी नंबर से आपने मल्टीप्लाई या डिवाइड, मतलब जैसे सपोज करो मैंने ये कहा कि x इज लेस देन 3, -x इज लेस देन 3, तो इसको जब आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे दोनों तरफ तो ये हो जाएगा +x और इसका साइन बदल जाएगा और x इज ग्रेटर देन -3, इसका आंसर आ जाएगा। आपको बात समझ में, लेकिन ये आपको फील नहीं हुआ, आपको एज अ रटने के तौर पर आ रहा होगा, लेकिन मैं इसको आपको समझाता हूं। एक बात समझो, आप एक बात समझो, एक बात बताओ, मैंने कहा 4 बड़ा है 3 से, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, 4 बड़ा है 3 से, लेकिन अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ, फील करना ये बहुत तंगड़ी बात है, जब माइनस का मल्टीप्लाई अगर दोनों में करोगे, जैसे आपने माइनस का मल्टीप्लाई किया तो ये -4 हो गया और ये -3 हो गया। अब एक बात बताओ, क्या ये अभी भी बड़ा है, क्या ये स्टेटमेंट सही है, बताओ,
क्या -4 कभी -3 से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए बच्चों जब भी माइनस का मल्टीप्लाई आप करो, ऑलवेज ध्यान रखना आपका जो भी इनइक्वलिटी का साइन है वो आपका रिवर्स हो जाएगा। अगर इधर ओपन है तो उधर ओपन हो जाएगा। क्लियर है ना भाई? ठीक है ना? ये आपकी भले ही यहां इक्वल लगा होता तब भी फॉलो होता। ठीक है ना? इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों मैंने आपको थ्योरी बेसिक बता दी है, लेकिन अभी जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे थ्योरी में भी हम आपको आगे लेके जाते चलेंगे। अभी आपको कुछ जो लाइन पर रिप्रेजेंट करने वाले क्वेश्चन भी करेंगे, थ्योरी वाले क्वेश्चन भी करेंगे, ग्राफ वाले क्वेश्चन भी करेंगे। कंप्लीट जितना भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, आपके एग्जाम में आते हैं, वो सब करने वाले एक ही वीडियो में, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? तो देखो अभी मैं क्वेश्चन लेता हूं फटाफट। देखो बच्चों अब हम क्वेश्चन लेते हैं। ये दो क्वेश्चन हैं जो पहली एक्सरसाइज से हैं 6.1 से। देखो आपको सॉल्व करना है 5x - 3 लेस देन 7 व्हेन। अब आपको 3 फॉर्म ले लिए हैं। ठीक है ना? तो अब देखो सबसे पहले इसे सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करोगे? तो देखो 5x - 3 लेस देन 7 है, तो माइनस का 3 राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 3 हो जाएगा। 7 + 3 तो 5x लेस देन 10x। 5 का मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 2x लेस देन 2 आ गया, लेस देन 2। अब एक बात बताओ, x की वो वैल्यूज बताओ, पहले का आंसर देखते हैं। x की वो वैल्यूज बताओ जब 2 से छोटा होता हो और इंटीजर होता हो। तो 2 से छोटा इंटीजर 1 होता है, फिर 0, फिर -1, फिर -2 एंड सो ऑन। तो बच्चों इंटीजर का आंसर लिखते समय आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आंसर हमेशा करली ब्रैकेट में लिखा जाएगा। पहली बात तो ये पता होनी चाहिए आपको। और देखो x 2 से छोटा मतलब सबसे 2 से छोटा इंटीजर क्या है? 1, उससे छोटा 0, उससे छोटा -1, उससे छोटा -2 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। क्लियर? सेकंड वाला देखो, बोल रहा है x इज अ रियल नंबर। तो बच्चों रियल नंबर में तो सब नंबर आते हैं, तो 2 से छोटे रियल नंबर कौन कौन से होंगे? 1.99 भी होगा, 1.9 भी होगा, 1.9999 भी होगा। कहने का मतलब है यहां पर सेट का इंटरवल वाला फॉर्म जो तरीका है वो यहां काम कर रहा है, जो मैंने आपको सेट्स वाली वीडियो में बताया था। मतलब जब भी रियल नंबर का आए तो आपको ओपन ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट यूज करने हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। -∞ और 2, इसका मतलब है कि 2 इंक्लूड नहीं है, -∞ इंक्लूड नहीं है, लेकिन इनके बीच के सभी नंबर इंक्लूड हैं। क्लियर? अब देखो थर्ड वाले में बोल रहे हैं x इज अ नेचुरल नंबर। तो 2 से छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है? 1 ही है, तो इसलिए उसका आंसर हो जाएगा 1। अगर 1 से ज्यादा होते तो कॉमा लगा के उनको करली ब्रैकेट में लिख देते, सिंपल सी बात। ठीक है ना? अब ये ध्यान रखना है, अगर यहाँ इक्वल का साइन लग रहा होता, तो यहाँ 2 भी आता और यहाँ क्लोज ब्रैकेट, यहाँ कॉमा लगा के 2 लिख देते। ठीक है ना? अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द इनइक्वालिटीज एंड शो द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। इसको हमें सॉल्व करना है और नंबर लाइन पर लोकेट करना है। क्या करोगे? देखो ध्यान से फटाफट। इसको सॉल्व करने के लिए अभी इधर एलसीएम ले लीजिए, x/2। जब इसको एलसीएम लोगे तो 5x - 2 और यहां पर 3 चला जाएगा एलसीएम में, 7x - 3/15। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो x/2 देखो 25x - 10 और -7 या 21x -+3 × 9/15। तो x/2 25 और में से 21 घटाओगे 4x, -10 + 9 -1/15। अब इसको क्रॉस कर दीजिए। जब क्रॉस करोगे तो 15 इधर आ जाएगा, 2 उधर चला जाएगा, 15x। 2 जब जाएगा तो 4 2 जा 8x और -2, 2 का 1 में भी मल्टीप्लाई होगा, गलती मत करना। अब देखो 8x को इधर लेके आ जाओ तो -8x > -2, तो 7x > -2, x -2/7। तो x की वैल्यू -2/7 भी हो सकती है और उससे बड़ी भी हो सकती है। तो इसको नंबर, अब आप एक नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन बनाने के बाद आपने जैसे 0 लिया, 1 लिया, 2 लिया, -1 -2। अब ये देखो -2/7 लगभग -0.3 आता है, तो वो वैल्यू यहां आएगी। या तो आप इसी पर लेकर उसको डार्क कर दीजिए और दूसरे पेन से इधर रिप्रेजेंट कर दीजिए, तो आपका क्लियर हो जाएगा कि आंसर राइट की तरफ जा रहा है। ठीक है ना? या फिर अगर यहाँ इक्वल साइन नहीं होता तो यहाँ आपको ओपन बनाना पड़ता नॉड, इस बात की ध्यान रखनी है।
अब अगर यहाँ पर आप ऐसे चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, जैसे 0 है, 1 है, 2 है, -1 -2 है, तो यहाँ पर आपने लिया और आपने ऐसे करके दिखा दिया, तो इसका मतलब भी ये है कि ये आपका आंसर सही है, ठीक है ना। वहां थोड़ा सा पता नहीं चल पाता, लेकिन यहाँ और क्लियर तरीके से आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो ये आंसर भी करेक्ट है, ठीक। अब देखो, अब हम बढ़ते हैं लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि रवि ऑब्टेन्ड 70 and 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट, फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। देखो बच्चों, ये जो चैप्टर है वो क्लास 12th के चैप्टर नंबर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम LPP पर बेस्ड है। मतलब उस चैप्टर को समझना है तो ये चैप्टर आना बहुत जरूरी है, और ये चैप्टर समझ में जब भी आएगा जब आप इसको फील कर पाओगे। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि आपने, जैसे रवि है, रवि के 70 और 75 मार्क्स आए 2 यूनिट टेस्ट में, वो तीसरे में कम से कम कितने नंबर लेके आए जिससे कि उसका एवरेज कम से कम 60 तो होना ही चाहिए। पहले फील करो, जैसे पहले तो आपको बोल रहा है कि कितने मार्क्स तीसरे टेस्ट में वो लेके आए, तो आपने माना कि x नंबर आते हैं थर्ड टेस्ट में, ठीक है ना। लेट द रवि स्कोर्ड इन थर्ड टेस्ट बी x मार्क्स। आपने मान लिया x मार्क्स वो स्कोर करता है, ठीक है ना, थर्ड टेस्ट में। अब ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो एक बात आपको समझनी है, क्या कि आपसे कह रहे हैं कि आपके पास 2 सब्जेक्ट तो हो, 2 टेस्ट तो मार्क्स हैं 70 75, थर्ड में आपने मान लिए x। अब इसका एवरेज जानते हो ना, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 3 है, तो नीचे 3 आ गया। अब आपसे बोल रहे हैं कि इसका जो एवरेज है कम से कम 60 तो होना चाहिए। फील करो, कम से कम 60 होना चाहिए, मतलब जरूरी नहीं है 60 से ज्यादा, मतलब आपसे बोल रहे हैं कि एवरेज टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। कम से कम थर्ड टेस्ट में बताओ कि कितने नंबर आएंगे जिससे कि जो एवरेज है वो कम से कम 60 हो। 60 से ज्यादा एवरेज भी आ सकता है, फील करो, 60 से ज्यादा एवरेज भी आ सकता है, कम से कम 60 तो होना ही चाहिए। मतलब इसमें आपको ये फील करना है कि जो एवरेज है वो कम से कम 60 तो होना चाहिए। तो या तो ऐसे समझ लो कि जब भी वर्ड एटलीस्ट आएगा तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड बड़ी होगी, या फिर आप ऐसे फील कर लो कि कम से कम 60 तो होना ही चाहिए, और 60 से ज्यादा भी हो सकता है। तो 60 से ज्यादा भी हो सकता है मतलब ये वाली वैल्यू 60 से बड़ी भी हो सकती है। बात फील हुई? तो 60 से बड़ी भी हो सकता है, ठीक है ना, ये बात फील होना बहुत जरूरी है। अब इसको सॉल्व कर दो, आंसर खत्म। देखो 7 और 7 145 प्लस x, 3 इधर चला गया, 180 घटा दो, तो 180 माइनस 145 x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35। तो आपके जो थर्ड टेस्ट में है उसमें मार्क्स कम से कम कितने आने चाहिए, मिनिमम 35 और ग्रेटर देन 35 मार्क्स होने चाहिए इन थर्ड टेस्ट टू गेट एटलीस्ट एवरेज 60, ठीक है ना, ये वाली बात ध्यान रखनी है। अब देखो इधर आपने फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, देखो यहां अगर 3 की जगह 4 आ जाता है तो नीचे 4 आ जाते हैं, अगर 4 यूनिट टेस्ट की मार्क्स होते तो नीचे 4, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, पता होनी चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फाइंड ऑल पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। मतलब कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से होते हैं, 2 निकालने हैं आपको। फाइंड ऑल पेयर, ओके, आपको जितने भी पेयर बन सकते हैं वो सब पेयर पता करने हैं, और वो कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव होने चाहिए। तो हमने क्या मान लिया, लेट द 2 consecutive odd positive integer be x and x plus 2। ये वाली बात फील करनी पड़ेगी पहले तो। अब सुनो, क्योंकि
इंटीजर नहीं कह रहा, अगर इंटीजर कहता तो x और x+1 लेते, ऑड बोल रहा है तो ऑड में 2 का अंतर होता है, इवन बोलता तब भी आपको x और x+2 ही लेने हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब आपसे बोल रहा है बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, ये जो दोनों है ना ये 10 से छोटे हैं, ये 10 से छोटे हैं, तो +2 इधर चला जाएगा, 10 में से 2 घटा दोगे कितना हो गया 8, तो x की वैल्यू 10 से भी छोटी है और x की वैल्यू 8 से भी छोटी है, क्लियर है। अब देखो आगे, सच दैट देयर सम इज मोर देन 11, इन दोनों का सम जो है वो 11 से बड़ा है, 2x +2 इधर चला जाएगा तो -2, तो x की वैल्यू आ गई 9/2, मतलब x इज ग्रेटर देन 4.5। अब आपको इनके बीच में x की वैल्यू पता करनी है। अब देखो 4.5 से जस्ट बड़ा ऑड नंबर क्या होता है 5, उसके बाद अगला ऑड नंबर क्या होता है 7, उसके बाद अगला ऑड नंबर 9। अब एक बात समझो, अगर आप x की वैल्यू 5 लोगे, अगर x की वैल्यू 5 होगी तो x +2 कितना होगा 7, अगर आपने x की वैल्यू कितनी ली 7 तो x +2 कितना होगा 9, अगर आपने x की वैल्यू 9 ली तो x +2 कितना होगा 11। अब एक बात बताओ, क्या आप x की वैल्यू 9 ले सकते हो? यहां x 8 से छोटा होता है, क्या ये 8 से छोटा है? नहीं ना, तो आप ये नहीं ले सकते हो। तो आपके पास जो पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर, जो पेयर बनेंगे वो 5 और 7, 7 और 9 के बनेंगे। मतलब हमारा आंसर जो निकलेगा यहां से पेयर जो होंगे वो पेयर्स इस तरीके से होंगे 5,7 एंड 7,9। अब आप चेक भी कर सकते हो, देखो ये भी 10 से छोटा है, 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 और दोनों का सम 11 से बड़ा, 7 और 5 12, 11 से बड़े हैं, 9 और 7 16, 11 से बड़ा होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन को फील करके करोगे तो एग्जाम टाइम तक रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन को पढ़ के ही आंसर कर पाओगे। अगर क्वेश्चन के हिसाब से रटोगे तो फंसोगे, तो फील करो। अभी ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट कुछ ग्राफिकल क्वेश्चंस की तरफ। देखो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 दोनों ही ग्राफिकली सॉल्व करने हैं, और ऐसे आपको इस एक्सरसाइज में 6.2 में 10 और उसमें 15 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है ना। आपको क्या करना है, इनको ना फील करना है। अब यही क्वेश्चन आप ये समझ लीजिए, आप क्लास 12 में चैप्टर 12 की एक्सरसाइज 12.1 पढ़ रहे होंगे, तो यही क्वेश्चंस आपको वहां मिलने वाले हैं। वहां बस थोड़े टेक्निकल वर्ड आ जाएंगे, फिजिबल रीजन, अनबाउंडेड बाउंडेड रीजन, सॉल्यूशन, ठीक है ना, और सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स, मतलब किसी को मैक्सिमाइज करना, किसी को मिनिमाइज करना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। लेकिन यहाँ पर ये चीज आपको डायरेक्ट फॉर्म में दे रखी है कि ये आपके पास कोई भी एक इनइक्वलिटीज है, इसको आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है और इसको भी ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो समझो किस तरीके से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले आपको कुछ लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है, जो थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं वो जरूर आपको लिखने हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, सबसे पहले आप इसको जैसे यह इक्वल का साइन है, अगर इक्वल का साइन है तो भी और नहीं है तो भी आप इसको इक्वल टू रख कर इसकी सॉल्यूशन फाइंड करिए। मतलब जैसे आपने देखा -3x + 2y इक्वल्स टू आपने -6 लिखा, ठीक है ना। मेरी बात ध्यान रखनी है, इक्वल है तो भी और नहीं है तो भी इक्वल बराबर लेना है आपको। इतना करने के बाद अब या तो आप टेबल बनाइए, बना लीजिए, चलिए टेबल बना लीजिए, और टेबल से आप कम से कम 2 सॉल्यूशन तो निकाल ही लीजिए। 2 से ज्यादा निकाल दो, 3 तो और अच्छा है। देखो x की वैल्यू एक बार 0 रखोगे तो y कितना आ जाएगा -3, और y एक बार 0 रखोगे तो x आ जाएगा 2, ठीक है ना। देखो x की वैल्यू 0 रखोगे तो y हो जाएगा -3, y 0 रखोगे तो x हो जाएगा 2, क्लियर है। इसको अगर आप चाहो तो आप, अगर आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ी हुई है तो आप इसको डायरेक्ट फॉर्म से भी निकाल सकते हो। कैसे? आपको याद होगा 10th क्लास में अभी बताई जाती है ये वाली बात, तो मैं इसको इधर बता देता हूं, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? इधर मैं बता देता हूं, देखो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, -3x + 2y इक्वल्स टू -6 है ना, तो -6 को नीचे लेके आ जाओ, -3x अपॉन -6 प्लस 2y अपॉन -6 इक्वल्स टू 1, राइट में क्या बचेगा 1। अब देखो -3 को नीचे ले आओ और 2 को भी नीचे ले आओ, x अपॉन -6 अपॉन -3 और y अपॉन -6 अपॉन -2 इक्वल्स टू 1। अब देखो माइनस से माइनस कट गया, 3 दूनी 6 और 2 तिया 6, तो आपका आ जाएगा x अपॉन 2 माइनस y अपॉन 3 इक्वल्स टू 1। अब यहां से आपको 2 कोऑर्डिनेट मिल गए, एक तो मिल गया 2, 0 और एक मिल गया 0, -3।
यहां से भी निकाल सकते हो और ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। ये आपने पढ़ी होगी इंटरसेप्ट फॉर्म, स्ट्रेट लाइन चैप्टर में बताया था, क्लियर ना। 2,0 0,-3, ठीक। अब आप एक ग्राफ बनाओ, मतलब 2 डायमेंशनल प्लेन, कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर दो। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। एक्स, एक्स डैश, वाई और वाई डैश, 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3, -1 -2 -3। अब एक बात समझो, आपको एक तो लेना है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -3, तो यहां आएगी, और एक बार लेना है x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0। अब देखो यहां अगर इक्वल साइन है तो ये जो लाइन बनेगी ये डार्क बनेगी, और अगर यहाँ इक्वल साइन नहीं होता तो डॉट 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 करके बनानी है। अब चूंकि यहाँ इक्वल साइन है तो मैं इसको डार्क रूप में बना देता हूं, ठीक है ना। आप इसको स्केल से सीधा ड्रॉ कर दोगे। अब ये यहां पर कोऑर्डिनेट चाहो तो कोऑर्डिनेट लिख दो, और यहाँ इक्वेशन लिख दो -3x + 2y > -6। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, अभी सॉल्व नहीं हुआ। अब यहां पर आपको ओरिजिन के कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल करना है सॉल्यूशन निकालने के लिए, क्योंकि हमने अभी तक सॉल्यूशन रीजन नहीं निकाला है। अभी तो हमने केवल और केवल इस लाइन की जो इक्वेशन है उस इक्वेशन की हेल्प से लाइन को ड्रॉ कर दिया है। अब एक बात समझो, अब इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, हम ओरिजिन के कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल करते हैं। स्पेस नहीं है बट कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा इधर लिख लेता हूं। चलो देखो, नाउ बाय यूजिंग origin coordinate to find solution। देखो कैसे, आपको क्या करना है, आपको ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0,0, आप 0,0 लीजिए और पुट कर दीजिए, मतलब -3 × 0 + 2 × 0 > -6, तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -6। धैर्य के साथ सोचिए, क्या 0 -6 से बड़ा है, सोचो 0 -6 से बड़ा है कि नहीं, है ना, है कि नहीं है। तो अगर 0 -6 से बड़ा है इसका मतलब 0 की तरफ शेड करना है, मतलब इधर शेड करना है। अगर सपोज करो यहां पर ये वाला साइन ऐसे होता, क्या 0 -6 से छोटा होता है, सोचो नहीं होता ना, 0 -6 से बड़ा होता। अगर ऐसे आ रहा होता तो शेडेड पोर्शन नीचे की तरफ जाता। अब आपको फील नहीं हुआ होगा, अभी एक और बार मैं बताता हूं। देखो 0 -6 से बड़ा है, ये बात ट्रू है, ये बात सच्चाई है, ये सच है। इसका मतलब 0 -6 से बड़ा है और 0,0 रखने से वो आंसर आ रहा है, इसका मतलब 0,0 सॉल्यूशन का हिस्सा है। अगर मैं यहां 0,0 यहां रखता और ये मेरा 0 -6 से बड़ा, यहां 0 मेरा -6 से छोटा नहीं है, इसका मतलब अगर ये वाला साइन आ रहा होता तो 0,0 सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं होता, मैं नीचे की तरफ सेट करता। यहां पर आपको ये वाली बात समझ लेनी चाहिए। आंसर खत्म। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। यहां पर फर्क सिर्फ इतना है कि एक इक्वेशन थी इनइक्वालिटी की, वहां पर 5 है, उनको कैसे हैंडल करोगे। देखो थोड़ी सी स्पेस बना लेता हूं पहले मैं, है ना। देखो इसको आपने थोड़ी बहुत लैंग्वेज भी लिखनी है एग्जाम टाइम में, जिससे कि एग्जामिनर को समझने में आसानी हो जाए कि आप क्या सोच रहे हो। रटन विद्या नहीं फॉलो करनी है, ठीक है ना। अब मैं इसको हटा लेता हूं और उसी को थोड़ा सा एक्सपेंड करके आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, ठीक है ना। अब आप ध्यान से समझते चलना, इस तरीके से समझो कि आगे आपको कभी कोई तकलीफ ना हो। देखो सबसे पहले आपको इसको समझना है, तो आप क्या करोगे, या तो इसकी हेल्प से आप ना एक सॉल्यूशन बनाओ, जो मैंने अभी टेबल बनाई थी, आपको याद है ना। देखो x + 2y > 10 है ना, तो इसको इक्वल टू ले लो, इक्वल टू 10। तो या तो मैंने यहां एक शॉर्ट तरीका बताया था उससे कर लो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, या फिर आप क्या करोगे, या फिर आप इसको टेबल बना के कर लो। तो बताओ टेबल बना के करोगे, चलो टेबल बना के कर लो, चॉइस है भाई, एग्जाम टाइम में आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। देखो एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 10, ठीक है ना। इसके सॉल्यूशन आ गए। अब इसके सॉल्यूशन निकालो, x + y = 1,
x0 सॉरी y, तो x0 y1 y0 x1। अब इसके सॉल्यूशन निकालो, x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। देखो x y, तो अगर आपने x0 रखा तो y भी 0, ओके। और अगर x आपने 2 रखा तो y भी 2, बात खत्म। इनके सॉल्यूशन नहीं निकलेंगे, क्यों? क्योंकि ये x एक्सिस और y एक्सिस की इक्वेशन है। अब सॉल्यूशन देखो, ठीक है ना, सॉल्यूशन निकाल लिया। अब ग्राफिकली सॉल्यूशन देखो, तो पहले आप ग्राफ बना लो। अगर समझ में आ रहा हो तो भाई लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलना, ठीक है ना, बाकी आपकी मर्जी है। इधर देखो, आपने क्या करना है कि आपने अब इनको लोकेट करने के लिए आपको नंबर पे नंबर लाइन भी लिखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, -1 -2 1 2 3, वाई कितने तक जा रहा है? 5 तक, 4 5 6 -1 -2, ठीक है ना। अब सुनो, पहले x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5 है, तो देखो y की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 10, इस लाइन को खींच दो। अब देखो ये डार्क खींची है मैंने क्योंकि यहां इक्वल का साइन है, अगर नहीं होता तो मुझे ये डॉट 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 करके खींचनी पड़ती। अब दूसरी चीज सुनो, आपने क्या करना है, चलो मैं आपको साथ के साथ बताता हुआ चलता हूं कि आपने अब इसका सॉल्यूशन पता करना है कि इसका सॉल्यूशन किधर होगा। तो वही आपने सेंटर के पॉइंट लो, सेंटर मतलब ओरिजिन के कोऑर्डिनेट लो 0,0 और 0,0 इधर रख के देखो। ये आपने थोड़ी सी लैंग्वेज वे में करना है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू भी 0 आप रखोगे तो आपका 0 इज लेस देन 10। क्या ये बात सही है? सोचो, 0 10 से छोटा होता है, यस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 0,0 सॉल्यूशन में आएगा, तो इसका शेडेड रीजन इधर आएगा, हमारी तरफ आएगा। किसकी तरफ आएगा? ओरिजिन की तरफ आएगा, ठीक है ना, ओरिजिन की तरफ आएगा, मतलब इधर आएगा शेडेड रीजन। मैंने अभी कंप्लीट नहीं किया है, मैंने अभी नीचे की तरफ दिखा दिया है। अब इधर देखो, अब एक और चीज ध्यान रखनी है कि ये अपवर्ड साइड होती है, ये डाउनवर्ड साइड होती है, इतना तो आप समझते हो। अब देखो, अब इधर x की वैल्यू 0, अब दूसरे वाले को देखो, क्योंकि हमें ना इन पांचों को कंबाइन करके समझना है। अब एक बात समझो, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 और यहां पर भी 1। अब इसको आप इस तरीके से ले लो, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अब इसको जब 0,0 रखोगे आप इसमें, तो देखो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो 0, क्या 0 1 से बड़ा होता है? सोचो आराम से, क्या 0 1 से बड़ा होता है? नहीं ना। तो इसका मतलब इस वाले पार्ट में 0 सॉल्यूशन नहीं है। इसका मतलब इसको ऊपर की तरफ सेट करना है, इसको ऊपर की तरफ सेट करना है, ठीक है ना। अब तीसरी वाली लो, x माइनस वाई, इसको देखो 0,0 और देखो 2,2, ये वाली लाइन ऐसे जाएगी, ये वाली लाइन ऐसे जाएगी। मैंने सबसे टफ वाला क्वेश्चन लिया है आपके लिए, ठीक है ना। अब देखो x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू 0। एक बात बता दूं मैं, जब भी आपको याद होगा y बराबर mx की फॉर्म होती है, ये स्ट्रेट लाइन में पढ़े हो, 10th में भी पढ़े होंगे, ये लाइन हमेशा ओरिजिन से पास होती है। और ये वाली लाइन देख लो ऐसी ही है, माइनस वाई को अगर आप लेफ्ट में ले जाओगे तो आप x इज लेस देन इक्वल्स टू वाई में आ जाओगे कि नहीं आ जाओगे। तो y बराबर mx की फॉर्म बन गई, हमेशा ओरिजिन से पास होती है, क्लियर है। इसका सेटेड रीजन कैसे पता करेंगे? मुद्दा यह है क्योंकि 0,0 इसमें नहीं रखा जा सकता, क्योंकि 0 और 0 रखा तो यहां तो 0 0 के बराबर हो गया, एक पता ही नहीं चलेगा कि ये ट्रू या फॉल्स है। तो हम क्या करेंगे, हम या तो यहां से कोई एक पॉइंट लेंगे या फिर ऊपर से कोई एक पॉइंट लेंगे, कहीं से भी ले लो। बताओ कहां से लेना चाहोगे? जैसे सपोज करो मैंने ये ले लिया 3,0, ये वाला पॉइंट अगर मैं लेता हूं तो मैं यहां पुट करूंगा इस इक्वेशन में। देखो ध्यान से, x की वैल्यू यहां पर कितनी है? 3 है, तो मैंने ये x की वैल्यू 3 पुट करी और y की वैल्यू क्या है? 0। अच्छा एक बात बताओ, क्या 3 0 से छोटा होता है? सोचो, तो 3 0 से छोटा नहीं होता है, इसका मतलब इस वाला पार्ट सॉल्यूशन में नहीं आएगा। इसका शेडेड रीजन ऊपर की तरफ जाएगा, इसका शेडेड रीजन ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है ना। अगर आप यहां से कोई पॉइंट उठाओगे और इधर रखोगे तो आपका ट्रू आएगा, मतलब वो पार्ट सॉल्यूशन में है। अब सुनो, ये आपके नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स होते हैं, ऐसा क्लास 12th में मैं आपको बताऊंगा। अब यहां पर ये समझ लो, जो x बराबर 0 है ना, ये y एक्सिस की इक्वेशन है, y एक्सिस की इक्वेशन है, इसकी इक्वेशन है ये। लेकिन x 0 से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव है,
तो x 0 से बड़ा कब होता है, बात समझो। x बराबर 0 वाई एक्सिस की इक्वेशन होती है, और वाई एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट लेना है, मतलब ये वाला पार्ट लेना है आपको, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट लेना है। और अगर y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो आपको ये वाला पार्ट लेना है, ठीक है ना। अब इनका पॉजिटिव पार्ट लेना है, इसका पॉजिटिव मतलब ऊपर की तरफ, इसका पॉजिटिव मतलब सीधे हाथ की तरफ। तो देखो ऊपर और सीधा हाथ, तो ये वाला पहला वाला क्वाड्रेंट हमें लेना है। इन दोनों का मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन दोनों का मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा सॉल्यूशन निकलेगा, शेड्यूल्ड रीजन आएगा। इसका मतलब अब आप वो रीजन लो जो ये पांचों इक्वेशन इनइक्वालिटीज फॉलो कर रही हो। देखो ये नीचे की तरफ था, ये ऊपर की तरफ था, ये लेफ्ट की तरफ था, और ये तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ही। तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा ये। इसके कोऑर्डिनेट भी चाहो तो लिख सकते हो यहां से ABCD, ठीक है ना। ये वाली बात आपने ध्यान रखनी है। ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, आपको मिलेंगे फुल मार्क्स, ठीक है ना। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर, देखो बच्चों अब इन क्वेश्चंस को करते हैं फटाफट। आंसर नंबर 7 देखिए, आपसे बोल रहा है कि आपको इन दोनों इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना है और सॉल्यूशन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ये एग्जांपल है एनसीईआरटी का, तो पहले सॉल्व करते हैं। देखो 3x - 7 लेस देन 5 + x, और ये है 11 - 5x लेस देन 1। अब अभी तक तो हमने एक को सॉल्व करना सीखा था और नंबर लाइन पर लोकेट करना सीखा था, यहाँ पर दो है, कैसे करेंगे। x को लेफ्ट में ले आइए, 3x - x, -7 को राइट में ले जाइए, +7, तो 2x इज लेस देन 12, x इज लेस देन 12/2, 6, ठीक है ना। देखो इधर क्या करोगे, आप 11 को राइट में ले जाइए, तो जब 11 को राइट में ले जाओगे तो प्लस का 11 इधर जाके माइनस का 11 हो जाएगा, -5x -10। अब यहां से गलती मत कर देना -5 को ले जाने की, ठीक है ना, ये टर्निंग पॉइंट है। यहां पर -1 से मल्टीप्लाई जब करोगे तो इनके साइन बदल जाएंगे, क्लियर है। तो -1 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा प्लस का 5x और ग्रेटर देन इक्वल्स टू +10। अब 5 से डिवाइड कर दो, 10/5 2, तो x की वैल्यू आ गई 2। अब आप एक नंबर लाइन बनाओ, ठीक है ना, उस नंबर लाइन पर 0 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3, ठीक है ना। अब x की वैल्यू 6 से छोटी होनी चाहिए, तो देखो यहां 6 पर नोड बना दो और 6 से छोटी होनी चाहिए, तो आप इधर सॉल्यूशन को ले जाओ। आपके पास x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी होनी चाहिए, तो देखो 2 यहां पर है, इसको डार्क बना दो, 2 से बड़ी बना दो, ठीक है ना। अब ये तो नंबर लाइन पे लोकेट कर दिया, अब इसको आप एक सिस्टमैटिक मैनर में और लिख दो, या तो इस तरीके से लिख दो कि x इज ग्रेटर देन, देखो यहां से, देखो यहां से लेके यहां तक का आंसर है, सॉल्यूशन कहां है 2 से लेके 6 तक। तो आप कैसे लिखोगे, x 2 से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा और लेस देन 6 होगा, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो x बिलोंग्स टू 2,6, और 2 क्लोज्ड है और 6 ओपन है, क्योंकि 6 काउंट नहीं है, ठीक है ना। ध्यान रखना, गलती मत करना। अगला देखिए, अब इसको, ये डबल इनइक्वालिटी का एग्जांपल है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। पहले एलसीएम ले लो, तो जब एलसीएम लोगे 4 2 जा 8 -7x/2, अब 2 दोनों तरफ जाएगा तो -6, 8 -7x और 36, 18 दूनी 36, ठीक है ना। 8 को दोनों तरफ ले जाओ, -6 -8 -7x, 36 -8। ध्यान रखना ये वाली बात, जैसे ये प्लस का 8 है तो इधर और इधर दोनों तरफ -8 में जाएगा, ठीक है ना। जैसे ये 2 था तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई में गया। अब देखो -14 -7x और 28, ठीक है ना। अब देखो -7 से डिवाइड करेंगे तो ये साइन बदल जाएंगे, ये वाली बात ध्यान रखनी, गलती मत कर देना। -7 से जब इसे आप डिवाइड करोगे तो ये साइन बदल जाएंगे, 28/-7, 2 बार, 1 बार, 4 बार, तो देखो 2x और -4, तो x जो है -4 से बड़ा है और 2 से छोटा है, तो इसका मतलब है x बिलोंग्स टू 2 2, या फिर आप इस तरीके से लिखो, क्योंकि जो छोटा होता है वो लेफ्ट में लिखते हैं और बड़ा वाला राइट में लिखते हैं, ठीक है ना।
तो दोनों क्लोज्ड में आएंगे। x की वैल्यू -4 से बड़ी होती है और 2 से छोटी होती है और दोनों ही क्लोज्ड है। क्लियर है ना? सॉल्यूशन ध्यान रखना, बहुत ही आसान तरीके से बहुत जल्दी समझा दिया है आपको। अभी बढ़ते हैं वैल्यूएबल इंपॉर्टेंट लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस की तरफ, वो क्वेश्चन जो 100% छपने वाले हैं। देखो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा आपको याद होगा, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाली वीडियो में आपको बताया था tan 4x वाला क्वेश्चन हर पेपर में छपता है, वैसे ही ये क्वेश्चन भी छपता है। या तो ये या इसी पर बेस्ड एग्जाम्पल है वो, अगर एक पढ़ लिया तो दूसरा अपने आप आ जाता है, तो समझो इसे ध्यान से। आपसे बोल रहा है एक सॉल्यूशन है जिसमें 8% बोरिक एसिड होता है, इज टू बी डाइल्यूटेड, और इसे डाइल्यूट किया जा रहा है, उसमें 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन को मिलाया जा रहा है। तो आप ऐसे समझो जैसे ये कोई बीकर है जो 8% वाली है और ये कोई 2% वाली है। अब आप इसमें से इसको मिक्स कर रहे हो और आप एक मिक्स सॉल्यूशन बनाते हो, ठीक है ना? अब आपसे बोल रहे हैं द रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी मोर देन 4% बट लेस देन 6% ऑफ बोरिक एसिड इफ वी हैव 640 लीटर ऑफ द 8% सॉल्यूशन। इसकी क्वांटिटी 640 लीटर है एंड हाउ मेनी लीटर ऑफ द 2% सॉल्यूशन, और इसकी क्वांटिटी हमें बतानी है, हमने x लीटर मान ली है, ठीक है ना? अब हमसे क्या कह रहा है, आपको ना इसको लीनियर इनइक्वालिटीज की फॉर्म में कैसे चेंज करना है ये सीखना है। तो एक बात बताओ, आपके पास 640 लीटर क्वांटिटी है जिसमें 8% बोरिक एसिड है, x लीटर क्वांटिटी है जिसमें 2% बोरिक एसिड है। इन दोनों को मिक्स कर देते हो और जो रिजल्टिंग मिक्सचर बनता है उसके 4% से ये मोर होता है और उसके 6% से ये लेस होता है। मतलब क्या है? अब एक बात बताओ, ये टोटल कितना हो जाएगा? 640 प्लस x। अब इसको ले आओ, पहले तो आपने लेट कर दिया, लेट 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन बी x, सॉल्यूशन बी x लीटर, ठीक है ना? अब एक बात सुनो, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आपको क्या समझना है? आपको यह समझना है कि आपसे बोल रहे हैं कि 8% ऑफ 640 सॉल्यूशन प्लस 2% ऑफ x लीटर, ये वैल्यू मोर देन 4%, ये मोर देन 4% ऑफ टोटल 640 प्लस x होता है, और ये वैल्यू 8% ऑफ 640 प्लस 2% ऑफ x लेस देन होता है 6% ऑफ 640 प्लस x से। सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा, बात खत्म। चलो सॉल्व भी कर लेते हैं विद इन अ मिनट। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, परसेंट हटा दोगे नीचे 100 आ जाएगा, तो 8/100 इंटू 640 प्लस 2/100 इंटू एक्स, 4/100 इंटू 640 प्लस एक्स। साथ में इसको भी सॉल्व करते हुए चलते हैं, 8/100 इंटू 640 प्लस 2/100 इंटू एक्स, 6/100 इंटू 640 प्लस एक्स। अब एक बात समझो, एलसीएम ले लेते हैं, मतलब ये हो जाएगा आपका 0, 8 चौके 32 का 2 पावर 3, 8 छके 48 और 3 51 प्लस 2x अपॉन 100, और ये हो जाएगा आपका 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 0 4 चौके 16 का 6 16 का 1 6 चौके 24 और 1 25 प्लस 4x अपॉन 100। तो आपका 100 से 100 लेफ्ट में तो कट गया, अब राइट में आ जाओ, ये हो जाएगा 5120 प्लस 2x अपॉन 100, और 6 का करोगे 0 6 चौके 24 4 2 6 36 37 38 प्लस 6x अपॉन 100। अब इसको सॉल्व कर दो, देखो 2x को उधर ले जाओ और 2560 को इधर ले आओ, 5120 माइनस 2560 ग्रेटर देन 4x माइनस 2x, 0 में से 0 0, 12 में से 6 6, 10 में से 5 5 और 4 में से 2 2, ये कितना बचा आपका 2x, 2 से भाग कर दो, 2560 बटे 2, तो 2 1 2 3 0, क्यों 2 1 2, और यहाँ पर आपने देखना है 2 से 2 को काटोगे एक बार, और 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16 और 0, अब सही है। अब इधर आ जाओ, इसको जब सॉल्व करोगे तो 2x को उधर और 3840 को इधर लिया, तो 5120 माइनस 3840 6x माइनस 2x, 0 12 में से 4 गए तो 8, 10 में से 8 गए 2, 4 में से 3 गए 1, 4x, 4 से डिवाइड कर दो 1280 बटे 4x, 4 × 12 4 दूनी 8 0, 320
लेस देन एक्स। एक्स बड़ा है 320 से और छोटा है 1280 से। अब इसको कंबाइन करके लिख दो, इसको और इसको कंबाइन करके लिख दो। तो जब कंबाइन करके लिखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा x शुड बी ग्रेटर देन 320 बट लेस देन 1280। यही आपका आंसर है कि जो 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन है वो 320 लीटर से ज्यादा या 1280 लीटर से कम होना चाहिए। ठीक है ना। तो सॉल्यूशन जरूर ध्यान से समझना, वीडियो बैक करके देखना। अभी इसी पर बेस्ड एक अगला क्वेश्चन है और फिर आपकी मेंटल एज पर बेस्ड एक और क्वेश्चन है। देखो देखो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं लास्ट दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग समझते हैं। हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड टू 1125 लीटर ऑफ द 45% सॉल्यूशन ऑफ द एसिड सो दैट द रिजल्टिंग मिक्सचर विल कंटेन मोर देन 25% बट लेस देन 30% ऑफ द एसिड कंटेंट। मतलब क्या है, हमारे पास हमें ये बताना है कि कितने लीटर ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड। मान के चलिए ये कोई कंटेनर है जिसमें 45% एसिड है, एसिड सॉल्यूशन है और 1125 लीटर इसकी क्वांटिटी है। हम इसमें कितना वाटर मिलाएं, वाटर हमें मिलाना है, हमने होगा x लीटर मिलाते हैं तो जो रिजल्टेंट मिक्सचर मिलता है वो 1125 प्लस x, ये सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना। अब हमें ये बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी और कंडीशन दे रखी है रिजल्टिंग मिक्सचर विल कंटेन मोर देन 25% बट लेस देन 30%। ओके, आप क्या करोगे, लेट द क्वांटिटी ऑफ वाटर आपने x लीटर मान लिया, वाटर भी x लीटर जो हमने इसमें मिक्स किया है। ठीक है ना। अब एक बात समझो ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आप ये समझोगे कि आपको इस तरीके से बोल रहा है कि इसमें आपने x लीटर वाटर मिलाया जिससे कि जो आपका रिजल्टिंग बनेगा उस रिजल्टिंग के 25% से ये ज्यादा है। मतलब इस तरीके से देखिए कि आपने जो 45% ऑफ 1125 लीटर है वो ज्यादा है 25% ऑफ मिक्सचर, मतलब 1125 प्लस x। ये एक तो ये बनेगा। दूसरा आपका बनेगा कि 45% ऑफ 1125 ये कम है 30% बट लेस देन 30% ऑफ 1125 प्लस x। इन दोनों को सॉल्व कर दो और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इसको कंबाइन मैनर में अगर आप लिखना चाहते हो, अगर आप इसे कंबाइन मैनर में तो ऐसे भी लिख सकते हो, इन दोनों को मिलाकर लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो, ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है और ये वाली वैल्यू उससे छोटी है। मतलब 45% ऑफ 1125 बड़ा है किससे, 25% ऑफ 1125 प्लस x से, और छोटा है 30% ऑफ 1125 प्लस x से। अब इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा और इसको आप सेल्फ करोगे। ठीक है ना, स्वयं करना है और जो आंसर है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देना, कॉपी पे कर लेना। मैंने तरीका आपको बता दिया कि आपने इसमें x लीटर वाटर मिलाया जिससे कि जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन मिलता है, जो रिजल्टेंट बनता है उसके 25% से ये क्वांटिटी ज्यादा है, उसके 30% से ये क्वांटिटी कम है। बात खत्म। अगला देखो, अगला आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको मजा आएगा करने में। मतलब इस तरीके से समझना है कि IQ का फॉर्मूला जो मिस्टर बिने, अल्बर्ट बिने हुआ करते थे 1905-1908 में, उन्होंने एक फॉर्मूला डिस्क्राइब किया था जो IQ बराबर MA/CA × 100 होता है, मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज या बायोलॉजिकल एज भी कह सकते हो × 100। अब आपसे बोल रहे हैं कि अगर किसी बच्चे का IQ 80 से 140 के बीच में है, 80 एवरेज से थोड़ा सा नीचे है और 140 जो है वो एवरेज से थोड़ा ऊपर है, एवरेज होता है 90 से 110 के बीच में। फॉर अ 12-year-old चिल्ड्रन, 12 साल का बच्चा है तो उसकी मेंटल एज की रेंज बताओ। एक बात बताओ पहले, IQ कितना है, MA/CA × 100। देखो IQ 80 और 140 के बीच में है और IQ तो इसके बराबर है तो ये भी 80 और 40 के बीच में होगा, 140 के बीच में। मैंने कुछ भी नहीं किया, केवल IQ की वैल्यू पुट कर दिया IQ की जगह। क्लियर है। अब एक बात देखो,
ये 12 साल जो दे रखा है ना तुम्हें, ये उसकी बायोलॉजिकल एज दे रखी है, क्रॉनिकल एज दे रखी है, उसकी जीवन वाली एज दे रखी है। तो इसलिए उसको क्रॉनिकल एज की जगह पुट कर दोगे तो आपकी मानसिक आयु नॉट आय वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब ठोको, फटाफट ठोको। 12 से इधर डिवाइड है ना तो मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई ना तो 100 से डिवाइड कर दो, एक ही स्टेप में किस्सा खत्म करो। 100 से तो 12 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड, तो ये वैल्यू कट जाएगी, एम में बचेगा इधर, और 140 में 12 का मल्टीप्लाई 100 से भाग। सॉल्व कर लो, 0 से 0 कट गया, और 2 से काटोगे कितनी बार, 4 बार, 2 से काटोगे 5 बार, 12 चौके 48 बटे 5, और ये आ जाएगा 0 से 0, और 2 से 7 बार, 2 से 5 बार, 12 सत्ते 84 बटे 5, और 5 नमा 45, और 3 5 छक्के 30, और यहाँ आ गया 5 एकम 5, 3 और 34, 5 छक्के 30, 5 अट्ठे 40। तो मेंटल एज का जो रेंज होगी वो 9.6 से लेकर और 9.6 से 16.8 तक होगी, क्लोज ब्रैकेट आएगा क्योंकि दोनों इंक्लूडेड है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अपनी भी मेंटल एज निकाल सकते हैं। और आईक्यू निकालना है तो आईक्यू का फॉर्मूला है, इससे आप अपने आईक्यू, अब आपको लग रहा होगा मेंटल एज कैसे पता चलती होगी, तो मेंटल एज के लिए ना क्वेश्चन दिए जाते हैं लेवल वाइज लेवल, उससे पता चलती है कि बच्चे की या व्यक्ति की मेंटल एज क्या रहने वाली है, ठीक है ना। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। इस वीडियो में हमने थ्योरी कंप्लीट डिस्कस किया है और थ्योरी के साथ 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इनको कंप्लीट पढ़ने के बाद आपके श्रद्धा हो तो पढ़िए, कोई मना नहीं है, लेकिन आप ये समझिए चैप्टर का 95 to 99% जो चीजें हैं वो इस वीडियो में कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है ना। छोटी मोटी चीजें रह गई हैं, उनको अगर आपके पास टाइम है तो एनसीईआरटी जरूर पढ़ लीजिएगा। इतनी नॉलेज हर बच्चे को होना जरूरी है। अब इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आरडी पर बेस्ड होंगे, तो हो सका तो आपको जो है आरडी शर्मा की वीडियो प्रोवाइड करवाई जाएगी। अभी आप इस वीडियो को एंजॉय करिए और अपने स्कूल के एग्जाम पर अच्छे आउट ऑफ आउट मार्क्स स्कोर करिए, ठीक है ना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना और कमेंट करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करना। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, बने रहो एनसीईआरटी प्लस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पुराने वाले चैप्टर की वीडियो भी कंप्लीट वॉच कर लेना, और इससे आने वाले जो नेक्स्ट है वह भी। और आपको पता है क्लास 9 to 12 मैथ्स की लगभग हर चैप्टर की वीडियो आपको प्रोवाइड की जा रही है, तो आप उनको एंजॉय करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।